Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Guys, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ और बहुत इजी से लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्लियर किया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। फाइन, तो तीन टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में, जिनको आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिनके मीनिंग आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हेजर्स होते कौन है। आपने कभी वर्ड भी सुना होगा कि हेज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपने रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हेज एक ऐसा हेजिंग एक ऐसा वे होता है जिसके थ्रू हमें लगता है कि हमें जो भी लॉस हो सकता है हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं, हम उसको लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली हेजर। ठीक है, तो जो पर्सन जो हेज कर रहा है, जो हेजिंग कर रहा है, दैट इज अ हेजर। ठीक है, तो हेजर क्या होता है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है दैट इज मेड, या हेज इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड with the intention of reducing the risk of adverse price movements in an asset। जब हमें लगता है कि किसी भी चीज़ के जो प्राइस में मूवमेंट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, तो हम उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली हेजिंग। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, इंश्योरेंस लिया, अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया। ठीक है, वो आपने क्यों लिया है, क्योंकि हो सकता है कल को लाइफ हमारी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं इंश्योरेंस ले लूँगी, तो इससे क्या होगा, मैं उस रिस्क को रिड्यूस कर सकती हूँ, जो भी मेरे ना होने की वजह से जो फाइनेंशियल रिस्क मेरी फैमिली को होगा, मैं उसको रिड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, या सपोज मैंने कार अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया। ठीक है, मुझे लगा कि हो सकता है मैं मतलब गाड़ी सीख रही हूँ, ड्राइव करती हूँ, और अभी एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी को जो नुकसान होगा तो वो मुझे रिकवर हो जाएगा, तो रिस्क हो सकता है मुझे उस एक्सीडेंट से कितना मेरी मतलब मुझे कितना भी लॉस हो सकता है, उसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया। फाइन, तो इंश्योरेंस इज अ सॉर्ट ऑफ हेजिंग, है ना, हम हेज कर रहे हैं उससे कि हमें कुछ भी जो लॉस हो सकता है हम उसको कवर अप करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज हेजिंग। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। देखो, सपोज मैंने XYZ कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस कंपनी के जो मैंने इतने शेयर्स ले रखे हैं ना, हो सकता है इसकी प्राइस की जो है ना, वो वैल्यू है जो शेयर्स की, वो डाउन हो सकती है। ठीक है, अब डाउन हो जाएगी तो मुझे बहुत रिस्क हो जाएगा। तो सपोज वो फार्मा कंपनी के मैंने ले रखे थे। ठीक है, कोई भी XYZ फार्मा कंपनी है, मैंने उसके शेयर्स ले रखे थे। अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है लॉस ना हो जाए, हो सकता है रिस्क है इसमें। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस जो हो सकता है वाले रिस्क को कम करने के लिए मैंने किसी FMCG कंपनी के भी शेयर्स बाय कर लिए। मुझे पता है कि FMCG एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जैसे टूथपेस्ट हो गया, जैसे सोप हो गया, ये चीज़ें चलती रहती हैं, तो इस इंडस्ट्री का या इस कंपनी की जो शेयर्स हैं, उसकी जो बहुत नीचे आने की जो चांसेस है ना शेयर की वैल्यू के, वो कम है। तो मैंने अपने जो XYZ फार्मा कंपनी के जो शेयर्स ले रखे थे, और मुझे लग रहा था कि उसमें मुझे मे भी रिस्क हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस रिस्क को कम करने के लिए FMCG प्रोडक्ट्स को, FMCG कंपनी जो है उसके भी शेयर्स को बाय कर लिया। तो मैंने क्या किया, दैट इज हेजिंग। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। देखो, ये बहुत बेसिक से एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। सपोज मैं एक फार्मर हूँ। ठीक है, मैं वीट ग्रो करती हूँ, गेहूँ उगाती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि 3 महीने के बाद मेरा गेहूँ जो है, या 4 महीने के बाद जो है, वो मार्केट में मैं उसको बेच पाऊंगी, अभी मैंने उसको उगाया है। ठीक है, तो आज जो गेहूँ की वैल्यू चल रही है, ठीक है, सपोज 40 रुपीज़ चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि जब भी मैं इसको ग्रो करके 3 महीने के बाद बेचूंगी, तो उस टाइम पे 40 रुपीज़ ना हुई तो मुझे बड़ा लॉस हो जाएगा ना। मतलब 40 रुपीज़ का, आज 40 रुपीज़ का बिक रहा है, कल को 20 रुपीज़ का बिकेगा अगर वही गेहूँ, तो मुझे तो लॉस हो सकता है 20 रुपये का हर पर केजी के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी ऐसी कंपनी के साथ जिसको गेहूँ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सपोज ये कोई फर्म है, ये बेकरी फर्म है, इसको ज़रूरत पड़ती है, ये गेहूँ से अपना कुकीज़ वगैरह बनाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इनको भी रिस्क था कि हो सकता है, पता नहीं, मतलब इनको तो लगता ही रहता है, गेहूँ लगता रहता है, इनको लगा कि हो सकता है रेट 40 रुपये से 50 रुपये ना हो जाए, तो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा आज ही हमें अगर इस प्राइस पे मिल रहा है तो ठीक है, हमें तो चाहिए ही होता है, हम 3 महीने बाद इनसे 40 रुपीज़ में ही ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, अपने रिस्क को कम करने के लिए, कि वो जो 40 रुपए का गेहूँ मेरा मार्केट में आज बिक रहा है, बट मेरे पास तो 3 महीने बाद आएगा, तो मैंने क्या किया, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीने बाद मैं आपको दे दूंगी वो गेहूँ, उतने 40 रुपीज़ में ही दे दूंगी। इन्होंने भी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है आप दे देना, कभी ऐसा ना हो कि वो 50 का हो जाए तो हमें महंगे में लेना पड़ा। इन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
सो इनको एग्जिस्टिंग एक्सपोजर था, मतलब इनको रिस्क था उस चीज से, बेकरी फर्म को रिस्क था उस चीज से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जस्ट वेट अ सेकंड, ये जो है हमारी बेकरी फर्म है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मेरे साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है हम क्या करेंगे, आपका वो गेहूं जो है वो ले लेंगे, कितने रुपीज में ले लेंगे, 40 रुपीज में ले लेंगे, चाहे जो वैल्यू है वो कितनी भी चल रही होगी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हेजिंग हो गया, इनको भी रिस्क था किसी चीज का, और ये मैं हूँ, मुझे भी रिस्क था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा था कि रेट कम ना हो जाए तो मुझे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, और इनको भी रिस्क था कि रेट बढ़ ना जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि ठीक है हम उस रिस्क को आज ही हमने डील कर लिया कि 3 महीने बाद इतने का हम बेचेंगे और इतने का हम खेलेंगे ना, मुझे अब उतने का ही देना है, चाहे रेट कितना भी चल रहा हो, और इनको उतने का ही लेना है चाहे रेट कितना भी चल रहा हो। दिस इज hedging, right? Now come to the second point, that is speculators. Speculators कौन होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स एक ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सिर्फ अपना तुक्का लगाते हैं, अपना गेस लगाते हैं, जिनको लगता है कि मार्केट में ना रेट इतने का हो सकता है, इतने का मुझे ये चीज ले लेनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि मुझे पता है इस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का शेयर ना 5 दिन बाद या मतलब 2 महीने के बाद ना, रिलायंस कंपनी का जो शेयर आज जो 500 रुपए का है ना, 2 महीने के बाद वो होगा 700 रुपए का, ठीक है। अपना गेस किया, उसी की वजह से इन्होंने क्या कर लिया, अपनी एजम्पशन की वजह से इन्होंने क्या कर लिया कि इन्होंने उस शेयर को बाय कर लिया, मतलब इनको कोई भी एग्जिस्टिंग लॉस अभी हो नहीं रहा था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ अपने गेस की वजह से क्या कर लिया, कोई अभी इनको वो नहीं था कि मतलब इन्होंने ले रखे हैं कुछ शेयर्स या इनको लॉस हो सकता है या हो रहा है लॉस, ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग इन्होंने सिर्फ अपने एजम्पशन के बेसिस पे, अपने गेस के बेसिस पे क्या किया कि इनको लगा कि शेयर की वैल्यू अप हो सकती है, तो इन्होंने क्या किया, उसको बाय कर लिया, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है, ये कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों होते हैं, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए। तो दैट इज कि ये इनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट्स को अर्न करना ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशंस, ये प्राइस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे एंटर हो जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको भी लॉस हो सकता है, लॉस लॉस होने के चांसेस इनको भी है, स्पेक्यूलेट अभी तक तो इनको कोई लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन अगर फ्यूचर में, अब मान लो उन्होंने डील कर लिया कि ठीक है, मैं अभी सपोज इन्होंने इनके साथ ही डील कर लिया, ठीक है, मेरे साथ ही ये स्पेक्यूलेटर, एक सेकेंड, देखो अब ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने मेरे पास आके डील कर लिया, ये मैं थी, मेरे पास आया डील कर लिया, इन्होंने क्या बोला, मुझे बोला कि आप इनको 40 रुपीज में दे रहे हो ना, इसको लग रहा है, सिर्फ इसका अजम्पशन है कि जो वीट है ना उसका जो प्राइस होगा ना 3 महीने बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ये क्यों इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको लग रहा है कि ये क्यों 40 रुपए में इस बेकरी फर्म को दे रहे हैं, मुझे पक्का पता है कि जो प्राइजेस है ना वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस स्पेक्यूलेटर ने मुझे क्या बोला कि इसने मुझे बोला कि आप इनको दे रहे हो ना 40 रुपीज में, मुझे भी दे दो, ठीक है, 40 रुपीज में, क्यों, क्योंकि ही इज वेरी मच श्योर कि रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसको बेकरी फर्म को तो अभी लॉस होने के चांसेस थे, इसलिए इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका तो बिजनेस है, इसको तो हो सकता है वो कल को 60 रुपए में खरीदना पड़े क्योंकि इसको बिस्किट्स बनाने हैं उसे, बट इसको तो कोई लॉस नहीं था, फिर भी ये इसने क्या किया, फिर भी ये एंटर हुआ, दैट मीन्स ये क्या है, स्पेक्यूलेटर है, जिसको लॉस अभी तक हो नहीं रहा था, बट इसने कॉन्ट्रैक्ट किया सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशन कि इसको ये चीज लेनी है, ठीक है। अब इसको लॉस हो सकता है, अब सपोज कि अगर ये गेहूं सच में कितने रुपीज का हो जाए, 20 रुपीज का हो जाए, ठीक है, अगर 20 रुपीज का हो गया, इसको मुझे कितने देने पड़ेंगे, 40 देने पड़ेंगे, दैट मीन्स स्पेक्यूलेटर्स को भी लॉस हो सकता है, दे कैन ऑल्सो बियर लॉस, ठीक है, बट दे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशंस, इनको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, इसी बेसिस की वजह से ये एंटर हो जाते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए एंटर हो जाते हैं, इनको कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इनको अभी कोई भी रिस्क नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट speculators. These are the traders who guess that the price of securities will go up or down and trade the securities based on their assumption. ये अपने assumptions के basis पे ही क्या करते हैं, किसी भी शेयर को बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो these are the speculators. Now come to the last term, that is arbitrators.
आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही क्लेवर किस्म के लोग होते हैं, मतलब बड़ा दिमाग लगा के डील करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ना हर जगह पे मतलब इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, अब सपोज मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे देखा कि एक शेयर जो है वो डील हो रहा है वहाँ पे 21 रुपीज़ में। ठीक है, और वही शेयर जो है वो डील हो रहा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 20 रुपीज़ में। ठीक है, एक जगह पे वही शेयर 21 रुपए का मिल रहा है, एक जगह पे वही शेयर 20 रुपए का मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे वो शेयर 20 रुपए का मिल रहा था लंदन स्टॉक एक्सचेंज से, वहां से मैंने उसको बाय कर लिया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको सेल कर दिया। दैट मीन्स मैंने क्या किया, मैंने एक जगह से एक चीज को बाय किया और दूसरी जगह पे जाके उसी चीज को सेल कर दिया। अब वो क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट में क्या था, क्योंकि मार्केट में प्राइस डिफरेंसेस था। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मिस प्राइसिंग, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग जो चल रहे हैं मार्केट में, उसकी वजह से हम जब प्रॉफिट अर्न करने का अटेम्प्ट करते हैं, तो वो जो लोग होते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, पढ़ते हैं अब इसको, देखो। आर्बिट्रेटर्स इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टर who attempts to make profits from market inefficiencies। मार्केट में जो इनएफिशिएंसीज चल रही हैं, दैट या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मार्केट में मिस प्राइसिंग चल रही है, डिफरेंट प्राइसिंग चल रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, अटेम्प्ट किया कि मैं प्रॉफिट अर्न करूँ। तो मैं उस टाइम पे क्या हो गई, आर्बिट्रेटर। ठीक है, टू बाय समथिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेल इट एट अनदर प्लेस। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से एक शेयर को बाय किया और मैंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे उसको सेल कर दिया। क्यों, क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मुझे वो 20 रुपीज़ का मिल रहा था और मैंने उसको वहाँ पे 21 रुपये में 21 रुपीज़ में दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर दिया। ठीक है, तो अब मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखो आर्बिट्रेटर्स को, आर्बिट्रेटर्स को नो लॉस, ये इनको लॉस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि बड़ा क्लियर सी बात है इनकी। तो क्लियर सी बात कैसे है कि एक जगह से सस्ते में ले रहे हैं, है ना, और दूसरी जगह पे महंगे में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनको नो लॉस होता है। एक जगह से सस्ते में ले लेते हैं और एक जगह पे महंगे में भेज देते हैं। इनको लॉस होने के जो चांसेस होते हैं, इनको लॉस होने के चांसेस होते हैं स्पेकुलेटर्स को, लेकिन जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं उनको लॉस होने के चांसेस नहीं होते। तो होप अभी मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि स्पेकुलेटर्स कौन है, आर्बिट्रेटर्स कौन है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल एक और देखो, आर्बिट्रेटर्स का मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसने देखा कि मैं क्या कर रही हूँ, इस बेकरी फॉर्म को 40 रुपीज में क्या कर रही हूँ, वीट बेच रही हूँ। ठीक है, वीट दे रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि भाई मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, इसने मुझे देखा, इसने सेम किसी और को भी देखा, सपोज एक और पर्सन को देखा, इसने देखा कि वो पर्सन क्या कर रहा है, वो बेकरी फर्म को 50 रुपीज में बेचने वाला है। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि ये बेकरी फर्म वालों को 40 रुपीज में मिलेगा, 3 महीने बाद एक और बेकरी फर्म है, कुछ लोग जो उनसे डील कर रहे हैं, मतलब कोई और पर्सन जो डील कर रहा है, वो 50 रुपए में एक बेकरी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मेरे से आके इसने क्या किया, मेरे से आके 40 रुपीज में गेहूं की डीलिंग कर ली। ठीक है, और दूसरी बेकरी फर्म जो थी, उनके साथ जाके उनको क्या बोला कि 50 रुपए में कहीं और से भी ले रहे हो ना, ठीक है, मेरे से भी ले लेना, मतलब अगर तुम्हें वीट चाहिए तो मैं भी तुम्हें वही वीट 50 रुपए में दे सकता हूँ। तो मेरे से 40 रुपए में लेके दूसरी जगह पे जाके 50 रुपीज में बेकरी फर्म को बेच दिया। तो दिस इज आर्बिट्रेटर्स। होप अभी क्लियर हो गया होगा अच्छे से मीनिंग। आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं, हेजर्स क्या होते हैं। हेजर्स वो होते हैं जो अपने एग्जिस्टिंग रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। स्पेकुलेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी बेसिक अजम्पशंस के बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्राइस उनको लगता है कि प्राइस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे एंटर हो जाते हैं और उनको लगता है कि प्राइसेस अप होंगे या डाउन होंगे, और अपने एजम्पशंस के बेसिस पे बाय एंड सेल करते हैं। और आर्बिट्रेटर्स वो होते हैं जो मार्केट इनएफिशिएंसीज की वजह से या मार्केट मिस प्राइसिंग की वजह से प्रॉफिट अटेम्प्ट करने के लिए मार्केट में एंटर होते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर्स को कभी लॉस नहीं होता, स्पेकुलेटर्स को लॉस हो सकता है और हेजर्स अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, तो लॉस हेजर्स को भी हो सकता है। ठीक है, रिड्यू प्राइसेस तो अप डाउन उनके भी हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ डेरिवेटिव।
तो होप वीडियो जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and another video I'll come up with another topic. Thank you so much.